नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। जितने भी लोग हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां पर भी आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर ये रहा कि किस वर्ड का उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ और तालु है। बताइए किस वर्ड का उच्चारण स्थान आपका जो है कंठ और तालु है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। देखिए कंठ और तालु की बात कर रहा है ना, तो कंठ और तालु में क्या होता है, जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ड होते हैं, वाले वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कंठ और तालु में जो जीभ के स्पर्श से जो बोले जाने वर्ड होते हैं कौन से होते हैं, ए और ए होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ए को भी याद रखिएगा, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। क्लियर दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी लोग जवाब दीजिए भाई कि निम्न में कंठ्य वर्ड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए, निम्न में कंठ्य वर्ड कौन सा है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो आपको पता है भाई कंठ्य वर्ड एक तो आपका काखा गाघा अंगा, ये तो आपका आता है, लेकिन उसके अलावा भी दो और होते हैं, आ और बड़ा आ। तो ये भी याद रखिएगा, आ और बड़ा आ ये भी आपका कंठ्य वर्ड के अंतर्गत आता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा। जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। जवाब सभी लोग दीजिए यहाँ पर, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ग्रीवा ध्वनि। जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ग्रीवा ध्वनि, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जो ग्रीवा ध्वनि है वो देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। इसके अलावा मूर्धा ध्वनि जो है आपको पता है टा वर्ग के अंतर्गत आता है। कंठ ध्वनि आपका का वर्ग, और आपकी इसके पहले बता दिया आ और आ होता है। और अगर हम बात करते हैं दंतोष्ठ है, तो दंतोष्ठ में आपका देवनागरी लिपि, दंतोष्ठ जो है आपका दंत और ओठ के उससे बोला जाता है, और ये तीनों जो है आपके देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ग्रीवा ध्वनि जो है देवनागरी लिपि की वर्ण की ध्वनि नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि वाह का उच्चारण स्थान क्या है। जो वाह है इसका उच्चारण स्थान क्या है। और देख सकते हैं आपका ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए सभी लोग देखिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो वाह का जो उच्चारण स्थान है याद रखिएगा दंतोष्ठ होता है। देखिए दांत से और जीभ और ओठों के योग से जो बोले जाना वर्ड होता है वो आपका दंतोष्ठ कहलाता है, और जो वाह है वो इसी वर्ग से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि दंतोष्ठ ध्वनि यहाँ पर कौन सी है। बताइए, सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, और यहाँ पर आप लोग आराम से जवाब देखिए। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन पूछा गया था वाह क्या है, और यहाँ पर पूछा गया है दंतोष्ठ ध्वनि कौन है। अभी मैंने आपको बताया कि दंतोष्ठ ध्वनि आपकी वाह होती है, तो यहाँ पर वाह हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए, इसके बारे में भी जान लो। जो या है ये तालव्य ध्वनि है, जो फा है ये ओष्ठ्य ध्वनि है, और जो रा है ये मूर्धन्य ध्वनि है। याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पा फा बा भा मा ये कैसे व्यंजन होते हैं। बताइए सभी लोग, पा फा बा भा मा ये कैसे व्यंजन होते हैं। 6 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये जो होते हैं आपके ओष्ठ है, देखिए ओठों के माध्यम से बोले जाते हैं। पा फा बा भा मा ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। इसके अलावा दंत्य में आपका ता था दा धा ना ता, तालव्य में आपका चा छा जा झा इया, और बहुत सारे शाह भी आता है। इसके अलावा कंठे में आपको मैंने बता ही चुके हैं, काखा गागा अंगा आ और आ ऐसे आते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आई होप आपको इसका जवाब तो पता ही होगा। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में जो छा का क्रम होता है वो का के बाद आता है। आधा का होता है बेसिकली, हलंत वाला का, उसके बाद आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। आ ई बड़ा ऊ और आ। देखिए ओष्ठ्य आपको पता है पाफा बाभा माव तो होते हैं, वो आपके व्यंजनों में आते हैं, बट यहाँ पर स्वर में पूछा गया कौन सा होता है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो ऊ, जो आपका ऊ है ये आपका ओष्ठ्य वर्ड है। दोनों ओठों के स्पर्श से जो बोले जाने वाले वर्ड होते हैं मैंने आपको बता दिया, ओष्ठ्य वर्ड कहलाते हैं। इसके अलावा पा वर्ग हो गया, और ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये सब जो होते हैं आपके ओष्ठ्य वर्ड के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है,
चलिए, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्वरों में भी जान लो, जो आ और बड़ा आ है कंठे वर्ण के अंतर्गत आता है, जो ई और बड़ी ई है ये तालव्य के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि ई बड़ी ई चाछा जाझा इयाँ। अभी देखिए मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको इसका डिस्क्राइब कर दिया था, तो आपके सामने इसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। किससे होता है भाई? तो भाई इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है तालव्य से। किससे होता है सर? अगर चाछा जाझा इयाँ ना भी दिया रहे तो आप भी याद रखिएगा ई और बड़ी ई जो होता है इसका जो क्या बोलते हैं उच्चारण होता है आपका तालव्य से होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंठ तालव्य कौन सा है? बताइए, कंठ तालव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो कंठ तालव्य की अगर हम बात करते हैं तो 4 ऑप्शन आपके सामने, ऊ है, बड़ा ऊ है, ए ऐ है। तो अभी मैंने आपको बताया था, शायद पहला ही क्वेश्चन बताया था कि किस वर्ड का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु होता है। तो यहाँ पर ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालव्य होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मज़ा आ रहा है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है। देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको स्किप कर देंगे, जवाब फटाफट दे दीजिए। जी हाँ, डी ही होगा इसका आंसर। स्किप कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछे गए हैं आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वर ए और ऐ का, देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट आपको पता है ना कि देखिए मंडी परिषद 2018 में पूछा गया, और इसके पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर राजस्व निरीक्षक परिषद 2016 में। यानी कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसके पहले मैंने जो आपको बताया था वो चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, तो इतनी बार क्वेश्चन ये वाला सेम रिपीट हो चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए पूछ रहा है कि या का उच्चारण स्थान क्या है। जो आपका या है इसका उच्चारण स्थान क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं या के बारे में, तो जो इसका उच्चारण स्थान है वो आपका तालु है। क्या हो दोस्तों? आपका तालु होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ध्यान देखिएगा कि जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के समान वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, इससे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए। आप सभी लोग को अगर दूसरी भाषा में ये चीज़ बोला जाए तो आप लोग को पता होगा, बट यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग वर्तस्य बोलते हैं। भाई जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से यानी कि जो दंत मूल वाला हिस्सा होता है उसके संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो याद रखिएगा ऐसे उच्चारण स्थान को वर्तस्य बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य मैंने आपको बता दिया ना, चा वर्ग जो होता है वो आपका तालव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जो झा है चा वर्ग के अंतर्गत झा आएगा, चा छा जा झा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये जो है आपका तालव्य के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा गा जो है यह कंठे के अंतर्गत आता है। इसके अलावा का वर्ग आपका कंठे के अंतर्गत आता है, ना आपका दंती हो गया, और ये आपका ओष्ठ्य के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? माँ। चलिए, अब ये तो हो गया वो उच्चारण से संबंधित क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग स्वर की तरफ। देखिए इसके उच्चारण से जितने भी मैंने आंसर किए देखिए खुद अपनी हाथों से लिख दिया है, जिससे जब आप आंसर की डाउनलोड करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्वर से है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। बताइए सभी लोग, हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। जी हाँ, मुझे पता है ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, और आई होप आपका भाई 60 क्वेश्चन आने हैं। कितना रिपीट नहीं करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? तो जितना रिपीट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एक का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो ध्वनियाँ दोस्तों आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मात्रा के आधार पर पूछ रहा है, तो वही सेम चीज़ है भाई। मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सही बात है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? भाई मात्रा के आधार पर पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो मात्रा के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये मात्रा के आधार पर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और जो वायु में ध्वनियों के हिसाब से वायु की कितना ज़्यादा हम वायु ले रहे हैं उसके हिसाब से आपका 3 प्रकार से होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। अब इसके हिसाब से बताइए कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर जो होते हैं स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा जो जीवा होता है उसके आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के यहाँ पर आप कह सकते हो। कौन कौन से? अग्रस्वर, पश्च स्वर और आपका मध्य स्वर। अब देखिए अग्रस्वर के अंदर में कौन कौन आएगा। अग्रस्वर में आपका ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया और ए हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मध्य स्वर के अंदर में आपका आ आएगा और पश्च स्वर के अंदर में आपका ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बड़ा अगर पूछा जाए तो किसके अंदर? बड़ा आ जो है आ वो आपका पश्च स्वर के अंतर्गत ही आएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। और जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको हम लोग स्वर बोलते हैं। क्लियर है? टोटल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आप सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए सर कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए ह्रस्व स्वर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं आपको ये भी बता देना है और इनकी संख्या कितनी होती है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। और आपके ये आ, ई मतलब छोटी ई वाला होगा, ऊ छोटा ऊ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5, 6 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। कंफ्यूजिंग है बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो ऑप्शन नंबर इसका ए है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा आपका जो बड़ा आ है आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ जो होता है आपका बड़ा ऊ, ये आपके इसी के दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और आपका यहाँ पर जो ए है और ओ है ये बेसिकली आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की तरफ। तो आपसे कह रहा है वर्ण तालिका के अकॉर्डिंग ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अकॉर्डिंग जो आपका ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है ये बेसिकली क्या है। बताइए। 7 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था ह्रस्व, दीर्घ। तो यहाँ पर याद रखिएगा उच्चारण के समय, अभी मैंने आपको बताया था ना समय की दृष्टि से जो स्वर के 3 भेद होते हैं, वो जो मैं आपको वहाँ पर 3 बता दिया गलती से ना, वो यही बताया था। ये उच्चारण के समय की दृष्टि से जो स्वर के 3 भेद होते हैं वो आपके कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्वर के भेद ही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बट ये बेसिकली स्वर के भेद कहलाते हैं उच्चारण के समय की दृष्टि से। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीर्घ स्वर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था दीर्घ स्वर के बारे में। तो जो जितने बड़े ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ होता है ये आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए मूल दीर्घ स्वर यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितने लोग जवाब देते हैं। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो ओ है, अभी मैंने आपको बताया था जो ओ है वो आपका किसके अंदर में आता है, ये आपका आता है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका ओ है ये आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्लियर है? और देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी 2018 वाले पेपर में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अर्धविवृत स्वर हैं। अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं बताइए। बड़ा ऊ है, ए है, बड़ा आ है और ए है। सारी की सारी चीज़ें जितने भी डाउट, देखिए टॉपिक वाइज कराने से आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। जितने भी टॉपिक यहाँ पर होते हैं आपको दीर्घ स्वर पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए अर्धविवृत स्वर आ गया। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका ये ऑप्शन नंबर बी है ए, ये बेसिकली अर्धविवृत स्वर है। अब इनकी परिभाषा समझ लो। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा जो होता है अर्ध समृद्ध से
कम उठती है उन्हें हम लोग अर्धविवृत स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अंडर में एक और आता है आपका औ भी आता है, तो ये भी आपका ए और औ ये आपके अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो आपका बड़ा ऊ है ये किस प्रकार का स्वर है, बताइए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो आपका ये बड़ा ऊ है ये किस प्रकार का स्वर है। 11 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का बेसिकली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्च संवृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पश्च संवृत, क्योंकि भाषा विज्ञान की बात कर रहा है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है उसके उच्चारण में जो जीभ का पिछला वाला भाग होता है वो काम करता है। पीछे वाला जो भाग है ऊ बोल कर देखो, जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है, इसी वजह से इसको पश्च संवृत बोला जाता है। और बड़ा ऊ के जो उच्चार स्थान हो गया मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में आहा और अंगा क्या है। हिंदी वर्णमाला में जो आहा है और अंगा क्या है, बताइए। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग कुछ लगाते हैं, कुछ लोग कुछ लगा देते हैं, बट जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो याद रखिएगा अयोग वाह, बिल्कुल सही बात है। तो हिंदी वर्णमाला में ये जो दोनों हैं आपके अयोग वाह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा छात्र ज्ञा और स्रा ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्वर और व्यंजन तो आपको पता ही पता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, बताइए। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 13 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, 13 का जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर अयोग वाह वाला ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये अयोग वाह है, ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, 14 में अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप आ ले सकते हो, ये आपका निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब वह क्या कहलाता है, बताइए। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, युग्मक ध्वनियाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन सभी लोग जवाब दिए कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, बताइए। किन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो बिल्कुल सही बात है, दीर्घ से भी अधिक समय किस में लगेगा। देखिए 3 तरह के होते हैं, हर्स्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है प्लुत स्वर, ये दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे आपका ओम, ओम भी आपका एक स्वर है, ये बेसिकली हर्ष स्वर का 3 गुना समय यहाँ पर लगता है। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है करेक्ट है, क्योंकि इसमें 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। इसलिए जैसे ओम लिखना है तो ओ और यहाँ पर बीच में 3 लिख देंगे और माँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये 3 गुना समय लगता है, इसी वजह से इसको प्लुत स्वर बोला जाता है। क्लियर है। आते हैं अब लोग, अब देखिए अब ये आपका स्वर चल रहा था तो स्वर भी टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। अब आते हैं व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन में पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ये रहा कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब व्यंजन में आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है ना इस टॉपिक में, व्यंजन से होता है। तो व्यंजन में अच्छे खासे क्वेश्चन लेकर के आए। स्वर और ध्वनि में तो बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब बहुत ढेर सारे क्वेश्चन नहीं थे, बट यहाँ पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो जा जो है आपका महाप्राण नहीं है। अब देखो महाप्राण, अल्प प्राण सब दिमाग में रट डालो, अभी सब कुछ रिपीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। महाप्राण क्या होता है, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा, महाप्राण है ना तो सांस की अधिक मात्रा लग जाए, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और ऐसे नहीं याद कर पाते हो तो ऐसे याद करो कि इसके अंतर्गत क्या होता है, बेसिकली प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है
जैसे का वर्ग में खा हो गया, घा हो गया, चा वर्ग में छा हो गया, झा हो गया, टा वर्ग में ठा हो गया, ड़ा हो गया। ऐसे जो आपके दूसरे और चौथे वर्ड होते हैं और उसके साथ ही साथ जो आपके ऊष्म वर्ड होते हैं जैसे शा, शा, सा और हा, ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जा देखा जाए तो महाप्राण नहीं है, क्योंकि चा, छा, जा ये तीसरा वर्ड आ रहा है ना, तो ये तीसरा वर्ड आ रहा है, तो ये श्वास इसकी मात्रा में बोलने में कम श्वास लगेगा, और जो पहला और तीसरा और पांचवा वर्ड होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। तो आई होप आपको महाप्राण और अल्प प्राण क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत करके नहीं आओगे। क्लियर है दोस्तों? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अब इसका जवाब आप लोग बेफिक्र होकर, जो पहली बार देख रहा होगा इस वीडियो को, वो भी यहाँ पर जवाब दे ले जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा गा, गा क्यों हो जाएगा भाई, का खा गा तीसरा है ना, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन जो इसका DSB है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, बताइए। अब तो गलत नहीं करना है ना महाप्राण में। तो 3 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो महाप्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ता, दा, भा, पा, फा, भा है ना। महाप्राण व्यंजन कौन सा है, मैंने महाप्राण में आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का दूसरा। तो भाई पा वर्ग देखो, पा, फा, बा, भा, और दूसरा और हमने बताया था चौथा। तो चौथा देखिए भा है ना, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर C है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, यानी कि ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सारे के सारे महाप्राण हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग, और आई होप आप तो जवाब दे ले जाओगे, अब इसमें कभी भी गलती नहीं करोगे। तो 4 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही बात है। अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं, खा, छा और ठा, ये बेसिकली हर वर्ग के दूसरे वर्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका A है ये महाप्राण हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A पर टिक कर देना है। ऐसे होती है तैयारी, ऐसे आपकी तैयारी आपको लग रहा हो कि बहुत सरल है, लेकिन आपकी तैयारी उतनी बेटर तरीके से हुई है कि अब आपको सरल लगेगा सारी चीज़ें। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे आप क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। यहाँ पर कौन सा व्यंजन आपका स्पर्श संघर्षी है। अब स्पर्श संघर्षी भी अब मैं आपको बता दूंगा। तो 5 टोटल स्पर्श संघर्षी होते हैं, बस उनको याद कर लो, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। वो आपका चा वर्ग है ना, वो आपका स्पर्श संघर्षी होता है। अब इतना हिंट दे दिया, अब तो जवाब आना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है, जा, जो चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, इया, वो आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं। वो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं, यानी कि सभी स्पर्श व्यंजन। हमने बताया ना स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अभी स्पर्श संघर्षी बताया, अभी स्पर्श व्यंजन भी जान लो। स्पर्श व्यंजन भी आपको डिटेल में बता दूंगा, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पर्श व्यंजन तो याद रखिएगा, आपका का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग और दा वर्ग, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी कि का से लेकर के माँ तक के जो व्यंजन होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। टोटल आपके 25 होते हैं। तो वैसे का, चा और पा और दा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का से लेकर माँ वर्ग तक के सारे व्यंजन, का से लेकर के माँ तक के सारे जो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब तो गलत नहीं करोगे ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, अभी मैंने आपको बताया, देखो हर क्वेश्चन से लिंक हो रहा है, इससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो रही है। बिल्कुल सही बात है, 25 अभी मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं सर, 25 होते हैं। अब तो कभी गलत नहीं करोगे ना। चलिए, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टाठा, डाढ़ा, अड़ा, ताथा, दाधा, ना, पाफा, बाभा, माँ। अब तो क्लियर हो गया ना, का से लेकर के पूरा माँ तक आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये तो सबको पता है,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही बात है सर। अगर व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल आपके 33 होते हैं मूल व्यंजन बेसिकली, और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। इनके अलावा 33 के अलावा 2 उत्क्षिप्त, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्ताक्षर और 11 मूल स्वर। इन सब को मिला दिया जाए तो आपका कितना होता है टोटल? आपको पता ही है, टोटल 52 वर्ड हो जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? बताइए, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा व्यंजन जो है आपका संघर्षी है? 10 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो संघर्षी, देखिए अभी मैंने आपको बताया था स्पर्श संघर्षी, अब सिर्फ संघर्षी आ जाए तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऊष्म के व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ऊष्म व्यंजन भी पूछा जाए तो वही सेम होता है। अब देखिए जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो हा है, देखिए शा सा सा तीनों जो शा होते हैं, और आपका जो हा है ये आपका संघर्षी या ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि रा का विवरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्तस्य, लुंठित, संघोष और अल्प प्राण व्यंजन। तो रा का विवरण आपको बताना है। तो रा वर्ड के बारे में जानिएगा। आपका ये वर्तस्य होता है, रा वर्तस्य हो गया ना, लुंठित भी होता है और सघोष भी होता है, और आपके साथ ही साथ ये अल्प प्राण होता है, क्योंकि रा आप खुद ही देख लो कि अल्पप्राण के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? बताइए, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है यहाँ पर? 13 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन के बारे में, 12 का जवाब, तो ला जो है आपका पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है भाई? पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पीछे पार्श्व यानी कि बगल से निकल, पार्श्विक बोला है ना, पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाए, तो ला। क्लियर है। इसके अलावा अभी झा के बारे में जान लो, तालव्य, सघोष, महाप्राण है। शाह आपका तालव्य है, अघोष है, महाप्राण है। और ऐसे ही या की बात करते हैं तो आपका शायद अर्धस्वर के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि है। यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर वर्ड है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य ध्वनि भी है, अघोष भी है और आपका महाप्राण भी है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है सर? जो भी है सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो खा है, खा जो है आपका स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि तो आपका है ही है, इसके साथ आपका अघोष भी है, अघोष भी है और आपका महाप्राण भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सघोष वर्ड कौन सा है? सघोष वर्ड, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उनको हम लोग सघोष वर्ण कहते हैं, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती उसे हम लोग अघोष कहेंगे। तो अघोष वर्ण, सघोष वर्ण याद रखिएगा। हम यहाँ पर वही अघोष और सघोष भी बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो जो आपके अघोष वर्ण होते हैं और जो सघोष वर्ण होते हैं, सघोष की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा वही सेम है परिभाषा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? 14 का यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पा है, बा है, शाह है और जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? अघोष, सघोष, घोष। जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका चा, छा, जा यानी कि तीसरा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। घोष और सघोष एक ही होता है, गलत मत करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए अघोष वर्ण कौन सा है? जा तो होगा नहीं, इसके अलावा आ भी नहीं होगा, हा भी नहीं होगा, बट यहाँ पर सा की बात करते हैं। बिल्कुल सही जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। जो शाह है वो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? इन चारों में बताइए अघोष कौन सा है 17 में। चलिए 17 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो पा है, माफ़ कीजिएगा, पा जो है आपका अघोष वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है?
स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में या कितने भागों में बांटा गया है? तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा 18 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर है? कौन कौन से स्वर तंत्रिय अभी मैंने आपको बताया था, सघोष और अघोष, तो यह घोष और अघोष, वो आपके ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? 19 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर वही आपके 4 शा, सा और हा। तो ये जो तीनों सा होते हैं और हा होते हैं ये संघर्षी या ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसको आपको स्किप करने की जरूरत है। हा वाला ऑप्शन कर देंगे टिक और करेंगे स्किप, क्योंकि मैं उसी से लिंक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में छा से लेकर डा तक के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? देखिए छा से लेकर के डा के बीच में चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, यानी कि सबसे बीच में क्या आ रहा है? लिख करके भी देखोगे तो आपका इया आएगा सबसे बीच में। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अंतः से व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अंतः से व्यंजन कौन कौन से हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 22 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है भाई? हिंदी वर्णमाला में जो आपके या, रा, ला और वाह होते हैं ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला आपका ऊष्म व्यंजन है, ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ये आपके स्पर्शी हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था 4 अंतःस्थ होते हैं, या, रा, ला और वाह, तो इसको भी स्किप करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 24 भी यही है, तो 24 को भी हम लोग स्किप करेंगे। आते हैं सीधे 25 पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25, जवाब देखिए यहाँ पर 25 का आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर याद रखिएगा अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण, अंतःस्थ आपके 4 हैं और ऊष्म वर्ण की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर ऊष्म वर्ण आपके देखा जाए तो आपके सा और हा है। 4 टोटल कितने जाएंगे आपके 8। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में जो छा का क्रम है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया है, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर का के बाद छा व्यंजन दिखाई देता है। क्लियर है? क्योंकि आधा का और शा से मिलकर का आपका छा बनता भी है, तो ये भी है, इसीलिए आपका उसी के बाद माना गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी वही सेम क्वेश्चन, अच्छा 27 तो हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28, सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, छात्र, ज्ञा और सा और स्रा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो शा है, खट्टी सा जो है, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसके अलावा छात्र, ज्ञा और स्रा जो है आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे बताइए क्या कहते हैं? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लिपि। क्या कहते हैं सर आपका? लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पर। तो कह रहा है कि 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना?
चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो आपसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। जवाब दीजिए सभी लोग 31 का। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा एक से अधिक वर्ड मिलेंगे तो आपके अक्षर ही तो बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड समूह नहीं भाई, यहाँ पर वर्ड माला। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, वर्ड माला कहते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो आपसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ, तो आपका इसका जवाब देना है कि जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में उसे क्या कहते हैं। 33 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 33 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अयोगवाह। क्या हो जाएगा सर आपका, अयोगवाह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहा और अंगा जो होते हैं इसी के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि काकल्य वर्ड कौन सा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। काकल्य वर्ड जो है आपका कौन सा है। 34 सभी लोग यार वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये बहुत ही गलत बात है। 34 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो काकल्य वर्ड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर जो हा है भाई, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जो मुख है, मुख की जो गुहा मान सकते हो, जो मुख गुहा है वो खुला रहता है और वायु बंद कंठ के झटके से खोल कर बाहर निकल जाए। यानी कि जो वायु है वो जो आपका गला है ये बंद हो चुका है, उसको झटके से खोल करके बाहर निकलती है, उसे हम लोग काकल्य। जैसे हा बोलोगे तो कैसा होगा कि आराम, ऐसे लगता है कि झटके में बोल रहे हो, तो हा, तो अंदर से जो हवा आती है वो थोड़ा झटके में आती है। तो यहाँ पर जो आपका हा है ये काकल्य वर्ड हो जाएगा। 35 का जवाब दीजिए सभी लोग। क्या कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल जो है वो ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर, 35 का सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा संबल की बात करते हैं तो ये ध्वनि का कौन सा है, तो संपृक्त ध्वनि का। बिल्कुल सही बात है, जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल और यहीं से सा और माँ ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि जो है संयुक्त हुई है। क्लियर है, संबल। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो भी है 36 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भाई प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है आपका, जो आपका वर्ण विच्छेद है। जैसे वर्ण विच्छेद रामायण का वर्ण विच्छेद करो कैसे आ जाएगा, आधा रा फिर बड़ा आ, रामायण है, फिर आपका आधा माँ आ जाएगा, फिर बड़ा आ जाएगा, फिर आधा या आ जाएगा। इसी तरह तो आपका विच्छेद करोगे फिर या आ जाएगा, ऐसे कर लेना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भाई भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है शब्द को माना गया है। क्लियर है। देखो काफ़ी लोग कह रहे थे कि अगला जो टेस्ट है मैं करवाऊंगा वो भैया 10 बजे ही आज करवा दूंगा। क्लियर है। तो 10 बजे के काफ़ी लोग कहते लेट हो जाता है, 10 बजे आप लोग आ जाना चैनल पर, 10 बजे आपको वो जो सेकंड वाला टेस्ट है करवा दूंगा। और मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ सभी लोग 10 बजे आ जाना, मैं नोटिफिकेशन दे दूँगा आपको अपने चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ आप लोग को एक काम और करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि सभी लोग को यार टेलीग्राम से जाकर के जुड़ जाना है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ और प्लीज़ टेलीग्राम पर जाकर जुड़ो, फॉलो करो। वहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स दे रहा हूँ। और इसका जो आंसर की है मैंने देखिए अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से लिखा है। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो तो विद आंसर की के साथ। तो पीडीएफ का लिंक नीचे दिया गया, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।